नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड है। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसको नॉर्मली जो है वो क्या कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है, या फिर हम कहें इसमें थोड़ा बहुत बताकर जो है इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो टॉपिक हमारा क्या है, हम उस पर आ जाते हैं। टॉपिक हमारा है संविधान का भाग 21। ठीक है, तो संविधान के भाग 21 में क्या क्या कौन कौन सी बातों को रखा गया है, कौन कौन से जो है विशेष उपबंध या विशेष कानून इसमें शामिल किए गए हैं, और साथ ही साथ कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है इसमें आर्टिकल रखे गए हैं, अनुच्छेद रखे गए हैं, उन सब चीज़ों पर हम लोग जो है सही तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक को रखा गया है। यानी अनुच्छेद 369 से लेकर इसके बाद जितने भी आर्टिकल आते हैं 392 तक, सभी के सभी आपको कहाँ दिखाई देंगे, संविधान के भाग 21 में दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसमें है क्या, किन बातों को रखा गया है, इन आर्टिकल्स में किस प्रकार की बातें कही गई हैं, उसको हम मोटे शब्दों में अगर देखें तो आपको लिखा दिखाई देता है कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। यानी संविधान के भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अभी जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर रहा होगा कि भाई इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, अस्थायी मतलब होता है नॉन परमानेंट, मतलब जो स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, और संक्रमणकालीन का मतलब होता है कि ऐसे प्रावधान जो एक निश्चित अवधि के लिए, एक सीमित समय के लिए लागू किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वो सभी विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं जो अस्थायी हैं और एक सीमित समय के लिए ही उसमें उनको जो है मान्यता दी गई है, जगह दी गई है। ठीक है, अस्थायी और सीमित समय के लिए जितने भी आपके विशेष उपबंध हैं वो सब कहाँ पर शामिल किए गए हैं, संविधान के भाग 21 में। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, वही हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जिस आर्टिकल की बात करेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा, वो होगा हमारा अनुच्छेद 369। ठीक है, अनुच्छेद 369 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 369 क्या है, इसको समझने से पहले एक पॉइंट आपको और समझना पड़ेगा। वो ये कि अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में जो विषय सूची हैं वो कितनी है, तो आप जानते हैं विषय सूची की अगर बात करें तो 3 है। एक कौन आपको दिख जाएगी, समवर्ती सूची, क्लियर है। एक कौन आपको दिखेगी, राज्य सूची। एक इसके अलावा और कौन सी है, संघ सूची है। अब एक पॉइंट आप समझिए, आप जानते भी हैं इस पर कानून कौन बनाता है, इस पर हम बात करें स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों। यानी स्टेट में क्या होती हैं, विधानमंडल होती हैं, और केंद्र में सेंट्रल में क्या होता है, पार्लियामेंट होता है। दोनों कानून बनाते हैं। इसकी बात करें तो इस पर केवल स्टेट कानून बनाती है, और इस पर बात करें तो इस पर केवल सेंट्रल कानून बनाती है। ठीक है, ये आप सब पहले से जानते हैं, बता क्यों रहा हूँ आप समझ जाएंगे अभी। अब देखिए अनुच्छेद 369 क्या कहता है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया, उसके जो बचे हुए आर्टिकल थे, या हम कहें कुछ आर्टिकल पहले लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को ही। उसके बाद कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब लागू कर दिए गए थे। बाकी जो बचे हुए थे, मुख्य रूप से अगर देखें तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब इसमें आर्टिकल 369 लागू किया गया था। और इसमें यह कहा गया था, ध्यान दीजिएगा, कि अनुच्छेद 369 के तहत संसद को राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जैसे वो विषय राज्य सूची का ना होकर किसका है, समवर्ती सूची का है। मतलब ये जो राज्य सूची आप देख रहे हैं, इसके कुछ विषय जिन पर इस सेंट्रल यानी पार्लियामेंट को कानून बनाने का क्या होगा, अधिकार होगा। वैसे किसको अधिकार है, विधानमंडल को या स्टेट को। लेकिन ये कह रहा है कि अनुच्छेद 369 के तहत इसके कुछ विषयों पर कौन, पार्लियामेंट कानून बना सकता है। और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इस सूची के विषय इस सूची के ना होकर किसके हैं, समवर्ती सूची के। समवर्ती सूची क्यों, क्योंकि आपको लगेगा इस पर, इन विषयों पर राज्य भी कानून बना रहा है और इस पर केंद्र भी कानून बना रहा है। बस एक पॉइंट इसमें और ऐड किया गया, वो पॉइंट ये था कि ये जो 369 की शक्ति है पार्लियामेंट के पास, ये केवल संविधान लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक ही रहेगी। मतलब आप समझ गए, अनुच्छेद 369 क्या कहता है कि राज्य सूची के कुछ विषयों पर संसद को कानून बनाने की ऐसी शक्ति होगी जैसे वो विषय राज्य सूची का ना होकर समवर्ती सूची का है। कब तक,
कब तक मैंने बताया? संविधान लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक ही ऐसा हो पाएगा। कितनी बात आपको क्लियर है? अब अगर हम एक पॉइंट आपको और बताना चाहें तो भाई कौन कौन से कुछ विषय थे जिनकी अगर बात करें तो याद रखो, एक सूती वस्त्र, ठीक है, एक अगर हम बात करें लौह इस्पात से जुड़ा हुआ जो भी मामला, लौह इस्पात, ठीक है, हम बात करें अगर कच्चा कपास, ठीक है, बात करें अगर हम पशुओं के चारे, पशुओं का चारा, ठीक है, अभ्रक, ये कुछ ऐसे और भी तमाम सारे विषय थे जिन पर क्या कर सकती थी? 369 के तहत पार्लियामेंट कानून बना सकती थी। पार्लियामेंट कानून बना सकती थी, मतलब ये विषय की सूची के थे, विषय थे आपके ये राज्य सूची के, लेकिन पार्लियामेंट कानून बना रहा है तो ऐसा लगता था ये विषय किसके हैं? समवर्ती सूची के हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है। अब ऐसा नहीं है, ये कब तक था? केवल ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 5 वर्ष आगे तक, यानी इस तिथि से, संविधान लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक ही जो है ये कानून था आपका। ठीक है, यानी अस्थायी था, इसको आगे चल के क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये वाला चीज़ जो है आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला आर्टिकल 370 है। तो 370 जो है वो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानता था तो 2020 में जान गया। ठीक है, अमित शाह ने सबको जो है जनवा दिया कि 370 क्या है। ठीक है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारी बात किस पर होगी? अनुच्छेद 371 पर। यानी अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो 371 है। अब इसको प्यार से आप समझ लीजिए। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा ये फिगर देख लीजिए। इंडिया आपको दिख रहा होगा, भारत, ठीक है। तो भारत में एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र और एक राज्य पड़ता है गुजरात। तो महाराष्ट्र यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर आप गुजरात देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद 371 है इसका संबंध किससे है? गुजरात और महाराष्ट्र से। ठीक है, इसका संबंध है गुजरात और महाराष्ट्र से। ध्यान रखिएगा किस प्रकार से देखते हैं। तो ये अनुच्छेद 371 क्या कर रहा है? याद रखो, गुजरात व महाराष्ट्र को विशेष उपबंध प्रोवाइड कर रहा है। ये गुजरात और महाराष्ट्र को क्या कर रहा है? विशेष उपबंध दे रहा है। अब किस प्रकार के विशेष उपबंध दे रहा है वो भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, समझिए क्या है सिस्टम कि एक जगह पड़ती है, एक जिला है गुजरात में जिसका नाम है कच्छ। इसके अलावा एक और जो है वहाँ पर क्षेत्र पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सौराष्ट्र। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र, इसके अलावा शेष गुजरात। अभी आपको समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में अगर हम आए तो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है जिसको हम बोलते हैं मराठावाड़ा और एक जगह पड़ती है जिसको हम बोलते हैं विदर्भ, शेष महाराष्ट्र। ठीक है, अब पॉइंट आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो कच्छ और सौराष्ट्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड तथा शेष गुजरात के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। ऐसे ही इसी अनुच्छेद के तहत मराठावाड़ा और विदर्भ के लिए एक अलग विकास बोर्ड तथा शेष महाराष्ट्र के लिए जो है वो एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। यानी अगर हम देखें तो इन दो जिलों के लिए एक अलग जो है वो विकास बोर्ड और बाकी जितने गुजरात में क्षेत्र बसता है उसके लिए अलग विकास बोर्ड। यार ये मधुमक्खी आ गई, पता नहीं कहाँ, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है। मराठावाड़ा जो आप और विदर्भ देख रहे हैं इसके लिए अलग विकास बोर्ड और शेष जो है महाराष्ट्र के लिए अलग विकास बोर्ड। यानी एक इसके लिए विकास बोर्ड, ठीक है, और एक इसके लिए विकास बोर्ड, एक इसके लिए विकास बोर्ड और एक इसके लिए विकास बोर्ड। ठीक है, तो याद रखिए
कि ये विकास बोर्ड जो है वो गठित करने का अधिकार किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। और ये अधिकार कौन देता है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 371 देता है। तो अनुच्छेद 371 का संबंध किससे है, गुजरात और महाराष्ट्र से है। गुजरात और महाराष्ट्र के किन क्षेत्रों से, गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र और साथ ही साथ जो है कच्छ, महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ और मराठावाड़ा से। किस प्रकार का जो है संबंध है, ये इनके लिए क्या कर सकता है, विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 371 की बात करें। उम्मीद करता हूं आपको अनुच्छेद 371 जो है वो सही तरीके से समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें तो हमारे सामने अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 371 का, या फिर इसको 371 ए भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको मिलेंगे। पहला पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि इसका संबंध किससे है। तो संबंध देखने के लिए आपको फिर से मैप में चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं नागालैंड, ये वाला पोर्शन जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये क्या है, हमारा नागालैंड है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये नागालैंड को विशेष प्रावधान दे रहा है, विशेष प्रावधान दे रहा है, ये नागालैंड को विशेष प्रावधान देता है। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ जो है वो पिछले फैक्ट के साथ। देखिए 1947 में हम आज़ाद हुए, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास जो स्टेट थे उनकी संख्या बहुत कम थी। ठीक है, बाद में धीरे धीरे जो है वो समय समय पर नए नए स्टेट जो है वो हमारे यहाँ पर क्या होते गए, बनते गए। ठीक, तो इसी कड़ी में 1960 का एक वर्ष है। 1960 की अगर हम बात करें तो 1960 में जो हमारा नागालैंड क्षेत्र था, पहाड़ी एक क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत में, आप जानते हैं, बिल्कुल पूर्वोत्तर भारत में चले जाएंगे, ये यहाँ पर नागालैंड जो आप क्षेत्र देख रहे हैं। नागालैंड में एक दल हुआ करता था, ये राजनीतिक दल नहीं था, चुनाव नहीं लड़ता था। ठीक है, इसका नाम था नेशनल पीपल्स कन्वेंशन, नेशनल पीपल्स कन्वेंशन। ठीक है, नेशनल पीपल्स कन्वेंशन और केंद्र सरकार के बीच 1960 में एक 16 सूत्री कार्यक्रम पर समझौता हुआ। ठीक है, यानी हम क्या बोले कि कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं, 1960 में 16 सूत्री कार्यक्रम पर सहमति, और ये सहमति किसके बीच हुई है, नेशनल पीपल्स कॉन्फेक्शन करके कुछ नाम है इसका। ठीक है, एनपीसी और प्लस सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी इसके बीच, इनके बीच क्या हुआ, ये एक सहमति बनी। अब इस सहमति का परिणाम ये हुआ, 1960 में सहमति हुई है, इस सहमति का परिणाम ये हुआ कि संविधान में एक संशोधन हुआ, 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन हुआ। और इसी संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया, 371 का को संविधान में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, और ये संविधान संशोधन हुआ है, याद रखिएगा, 1962 में संविधान संशोधन हुआ, 13वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत अनुच्छेद 371 को हमारे संविधान में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। इतनी बात आपको समझ में आई है, ये ऐड हो गया। फिर इसी के बाद 1963 में नागालैंड जो है वो अस्तित्व में आ गया, अस्तित्व में आ गया, नागालैंड हमारा जो है वो अस्तित्व में आ गया। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हमको क्या जानना है इसके बारे में, जानना ये है कि 371 का जो है वो नागालैंड को किस प्रकार की विशेष सुविधाएं देता है। ठीक, चलिए वो भी हम लोग जान लेते हैं 371 के बारे में। तो थोड़ा सा आप समझिए, देखिए 4 बातें हैं। 4 बातें क्या हैं, नागाओं, जो नागा होते हैं नागालैंड में, नागाओं की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो सामाजिक मान्यताएं हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नागाओं के जो प्राचीन फौजदारी और दीवानी जो मामले हैं, दीवानी जो अदालतें हैं। तीसरा, नागाओं की जो स्वामित्व और जो है जमीन हस्तांतरण से संबंधित मामले हैं, इन मामलों से संबंधित अगर कोई कानून भारत की संसद पारित करती है तो ये कानून तुरंत जो है नागालैंड पर अप्लाई नहीं हो जाता है। मतलब अगर नागालैंड की ज़मीन से संबंधित कोई कानून भारत की संसद में पारित किया गया तो क्या है नागालैंड पर लागू हो जाएगा? नहीं, अनुच्छेद 371 इसको लागू होने नहीं देगा।
कब लागू हो सकता है? अगर भारत की संसद के द्वारा पारित कानून जो है वो नागालैंड की विधानसभा के द्वारा भी पारित कर दिया जाए, या उस कानून को जो है नागालैंड की विधानसभा के द्वारा सहमति दी जाए। ठीक है, मतलब यह है नागाओं के जो प्राचीन कानून है, धार्मिक मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, दीवानी फौजदारी मामले हैं, जमीन से संबंधित मामले हैं, इनको लेकर कोई भी भारत की संसद द्वारा वहां पर बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहता है कौन? अनुच्छेद 371 का। सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो नागालैंड में ना कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है, ना ही बेच सकता है। ठीक है, वहाँ के स्थानीय निवासी जो है वो ज़मीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? अनुच्छेद 371 क्या कह रहा है? ठीक है, अब एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। एक जिला पड़ता है नागालैंड में जिसको हम बोलते हैं तोएनसांग। ठीक है, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है और इसको जिला भी जो है कहा जाता है, जिला भी है। ठीक, अब ये तोएनसांग जो जिला है, याद रखिएगा 371 का के तहत इसका संपूर्ण जो प्रशासन है राज्यपाल के पास होगा। इसका संपूर्ण प्रशासन किसके पास होगा? राज्यपाल के पास होगा। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, इसके विकास की पूरी जिम्मेदारी किस पर है? नागालैंड के राज्यपाल के पास है। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि ये इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर कोई अनुदान जो है, कोई एक बड़ा सा अमाउंट सेंट्रल की तरफ से नागालैंड को दिया गया है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है राज्यपाल निकालकर इस एरिया पर क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है, इसके डेवलपमेंट के ऊपर ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो तोएनसांग ये जिला आप याद रखिएगा नागालैंड का है। इसका प्रशासन 100% राज्यपाल के हाथ में है, वो इसका पूरी तरीके से विकास कर सकता है। ठीक है, चलो अब उम्मीद करता हूँ आपको अनुच्छेद 371 का जो है समझ में आया होगा। अब अगर बात करें तो अनुच्छेद 371 खा। अब 371 खा क्या है वो भी आप समझ लीजिएगा। 371 खा की बात करें तो 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि पहले आप